गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ में बच्चों जो दादी माँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। आप सभी ने अपने अपने घरों में अपनी दादी माँ को देखा होगा, बस उसी प्रकार उन्हीं की जैसी इस लेखक की दादी माँ है, जिसके स्वभाव का वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बसंत बरसात देखने के बाद भी मेरा मन सधा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मतलब इसमें जो लेखक हैं वो ये बोल रहा है कि ये मेरी कमज़ोरी है। मतलब मुझ में ये एक कमज़ोरी है कि जब कभी मुझ पर थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो कई गर्मी और बरसात, मतलब खूब सारे मौसम बीत जाने के बाद भी मैं थोड़ी सी कठिनाई आने पर, थोड़ी सी मुश्किलें आने पर परेशान हो जाता हूँ। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोरी और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं कि जो उनके मित्र हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके हितैषी हैं, कैसे हैं वो कि मुंह पर तो उनकी खूब बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि अब छुट्टियाँ लगने वाली हैं, आप अपनी दादी माँ के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उनसे दूर जाता हूँ वो मुझे कमज़ोर और थोड़ी सी मुश्किलों में घबराने वाले कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जाने दो, मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। उनके सोचने से या मेरे सोचने से या उनके कुछ भी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अचानक ही, बरबस यानी अचानक, लेखक की आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ लेखक की आंखों के सामने शीत यानी ठंडी, ठंडी किरणों की समान स्वच्छ शीतल छाया। ये छाया किसकी है? उनकी दादी की। और वो अपने दादी के विचारों में खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? क्योंकि वो उनके पास एक पत्र आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उनकी दादी माँ की तबीयत जो है वह बहुत ही ख़राब है और शायद अब वो नहीं रहेंगी। तो ये सारी बातें सुनकर जो लेखक है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए हैं और परेशान हो गए हैं और अपने पुराने समय में वो खो जाते हैं और अपने गाँव के दिनों को याद करते हैं जब वो गाँव में दादी माँ से मिलने जाते हैं। आइए अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र घमा छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बेटा, इसमें जो लेखक है वो गांव का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जब वो गांव जाते हैं
तो वहाँ पर उनको जलाशयों के किनारे, नदी के किनारे इस प्रकार की वनस्पति, सूखी घास दिखाई देती है। जलाशयों में, तालाब में लड़के कूदते हुए, नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि हर एक मौसम में हर एक फल के, सब्जी के, सब चीज़ों के आने का अलग अलग मौसम होता है, समय होता है। उस ऋतु में वो चीज़ें ना मिले तो क्या मज़ा। इसी प्रकार इसमें आगे बताया है कि लेखक उस गांव में एक तालाब में नहाते हैं और नहाने से उनको हल्का सा बुखार आ जाता है। बुखार आने से वो बीमार हो गए और हल्की बीमारी से न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब लेखक कह रहे हैं कि थोड़ा सा तबीयत खराब होना, थोड़ा सा बुखार, साधारण सिर दर्द जो है उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय लोग उनकी सेवा करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो उन्हें बुखार चढ़ा तो वो उतरा ही नहीं। दिन में चादर लपेटे सोया था और दादी माँ भी शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। जो उनकी दादी माँ थी वो, उनका शरीर जो था दुबला पतला था और किनारहीन साड़ी पहने हुए थी, बाल सफ़ेद थे। और वो दादी माँ जो है वो लेखक के पास आई, उनके सर, पेट आदि को छुआ और देखा कि उनका बुखार कितना है। और उनके मुंह में कुछ अदृश्य शक्तिधारी की चबूतरे की जो राख लेकर आई थी वो उनके माथे पे लगाई और उन्हें खिला दी। और वो दिन रात चारपाई अर्थात खटिया के पास बैठी रहती। कभी उन्हें पंखा झलती तो कभी उनके हाथ पैर दबाती थी और बार बार ये देख रही थी कि कहीं उन्हें बुखार बढ़ तो नहीं गया। बीच बीच में उन्हें दवाइयाँ देती, उनके लिए मूंग की खिचड़ी बनाती। और जो उनकी दादी माँ थी बेटा, कोई बीमार के घर में सीमों बाहर से आकर तो नहीं चला गया आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती और कई प्रकार के प्रश्न वो लोगों से पूछती रहती थी। जो लेखक की दादी माँ थी उनको कई प्रकार की दवाइयों की पहचान थी और गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो जो दादी माँ थी वहीं सभी लोगों को जाकर दवाइयाँ देती थी और उस दवाई को खाकर वहाँ के लोग जो है वो ठीक हो जाते थे। इसी प्रकार बेटा बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज यानी रसोइया अपने मन से पकाकर खिचड़ी दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अर्थात अब लेखक कह रहे हैं कि बुखार तो उन्हें आज भी आता है, लेकिन आज उनकी देखभाल करने के लिए उनकी दादी माँ नहीं है। आज समय समय पर उनका जो नौकर है उन्हें पानी दे जाता है, रसोइया आकर उन्हें खिचड़ी पकाकर चला जाता है, डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन दवाई देकर चले जाते हैं और बुखार भी ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि ऐसे बुखार की उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास बैठने वाला, उनसे बातें करने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात उनकी दादी माँ अब उनके साथ नहीं है। इसके आगे की कहानी बेटा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।